ठंडा ठंडा हवा चलता है, बड़ा बड़ा पेड़ है वहाँ पर। और पढ़ाई वास्तव में होती ही है शांत एरिया। जितना शांत रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। देखा जाए कल हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था केमिस्ट्री के क्लास में। कल हम लोगों ने प्राप्त किया था PV बराबर NRT, यही में प्राप्त किया था। और ये PV बराबर NRT में हमने देखा था कि PV बराबर NRT को क्या कहा जाता है, आदर्श गैस समीकरण। क्या कहा जाता है, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण इसी को कहा जाता है। और चूंकि इसमें गैस से संबंधित पदों की सभी प्राचल मौजूद हैं। गैसीय पदों से संबंधित सभी प्राचल का मतलब क्या हुआ, दाब। दाब मौजूद है, गैस का दाब होता है ना, तो एक प्राचल मौजूद है। गैस का आयतन भी मौजूद है, मोलों की संख्या N मौजूद है और ताप T मौजूद है। अब बोलोगे सर R क्या है, तो R बताए थे ना, एक समानुपातिक नियतांक जिसे गैस स्थिरांक कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस व्यंजक में सभी प्राचल मौजूद है। अवस्था के सभी प्राचल मौजूद होने के कारण ही इसे अवस्था समीकरण भी कहा जाता है। लिखेंगे कि चूंकि इस पद में क्या मौजूद है, तो इस पद में गैसीय अवस्था के सभी प्राचल मौजूद हैं। गैसीय अवस्था के सभी प्राचल मौजूद हैं। तो जब सभी प्राचल मौजूद हैं तो क्या हो जाएगा, तो जब सभी प्राचल मौजूद हैं तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अवस्था समीकरण। चूंकि गैसीय अवस्था के न सभी प्राचल हैं, अतः इसे क्या कहा जाता है, अवस्था समीकरण। देखेंगे अतः इसे गैसीय अवस्था समीकरण भी कहा जाता है। अतः इसे गैसीय अवस्था समीकरण भी कहा जाता है। तो एक तो हो गया क्या, एक हो गया आदर्श गैस समीकरण। तो जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो PV बराबर NRT, और गैसीय अवस्था समीकरण क्या है, तो PV बराबर NRT। जहाँ P क्या है, गैस का दाब है, V क्या है, गैस का आयतन है, N क्या है, मोलों की संख्या है, R क्या है, गैस का स्थिरांक है, T क्या है, ताप है। और ये सभी क्या है, तो ये PV NRT में R को छोड़ करके बाकी सब गैसीय अवस्था के क्या है, प्राचल है। इसी वजह से तो इसे क्या कहा जाता है, गैसीय अवस्था समीकरण कहा जाता है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये PV बराबर NRT है और N जो है वह मोलों की संख्या है और उसका मान 1 हो जाए, यानी मोलों की संख्या का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो लिखेंगे जब N बराबर 1 हो, तो आखिर जब N बराबर 1 होगा तो इस अवस्था समीकरण में परिवर्तन क्या होगा, जब N बराबर 1 हो तो जब N बराबर 1 होगा तो ऐसी स्थिति में हमें तो अवस्था समीकरण मिला है PV बराबर NRT का। तो ऐसी स्थिति में जब हम N के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणे RT। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, PV बराबर RT मिलेगा। कोई दिक्कत। अब ये PV बराबर RT जो है ये उस समय अवस्था समीकरण है जब मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। मोलों की संख्या जब 1 होगी तो ऐसी स्थिति में PV बराबर RT होगा। लेकिन अब पुनः आगे बढ़ते हैं, और चूंकि हमें पता है कि मोलों की संख्या का मान n जो होता है वो स्मॉल m बाई कैपिटल M होता है। स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m जो होता है वो किसी पिंड का या किसी भी सब्सटेंस का जो है, एक मिनट, n बराबर क्या होता है, ये नोट नंबर पहला हो गया। नोट नंबर दूसरा, चूँकि हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि बिल्कुल हम जानते हैं कि क्या होता है, तो n बराबर होता है स्मॉल m और बटे में कैपिटल M। स्मॉल m मतलब क्या हो गया, घटक विशेष का अणु भार, और बटे में घटक का कुल अणु भार। मतलब घटक अगर है तो उसमें घटक विशेष का अणु भार बटे में घटक का कुल अणु भार। तो ये n बराबर स्मॉल m और बटे में क्या होता है, कैपिटल M होता है। मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला यही ना होता है, n बराबर स्मॉल m और बटे में कैपिटल M। अब ध्यान दिया जाए, चूँकि PV बराबर क्या होता है, तो PV बराबर होता है NRT, लेकिन हमें n के जगह पर अब क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल m बाई कैपिटल M, अर्थात मोलों की संख्या बराबर घटक विशेष का अणुभार बटा में घटक का कुल अणुभार।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा पी बराबर एन के जगह पर स्मॉल एम और बटे में कैपिटल एम और आर टी। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्मॉल एन बराबर यानी कि मोलों की संख्या बराबर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं और वो ये है कि पी वी बराबर एम बाई एम आर टी जो आया है हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए पी एम बराबर स्मॉल एम और बाई क्या हो जाएगा भी और आर टी। अब ये क्या हो जाएगा स्मॉल एम बाई भी। तो घनत्व का परिभाषा क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या से ही उसके घनत्व का पता चलता है। अगर प्रति एकांक आयतन में अवयवी कणों की संख्या अधिक है तो घनत्व अधिक है, और प्रति एकांक आयतन में यदि अवयवी कणों की संख्या कम है तो घनत्व कम है। समझ में आया। तो ये m बाई भी क्या है, घनत्व है। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या होता है तो स्मॉल m बाई क्या होता है, v होता है। तो जहाँ स्मॉल m बाई v है वहाँ क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। तो पी एम बराबर डी आर टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक चीज़ और चर्चा कर देते हैं जो अभी तक बता रहे थे कि r क्या है। तो ये तो घनत्व के रूप में ना आ गया जी, आदर्श गैस समीकरण। लिखेंगे कि यह समीकरण या यह समीकरण आदर्श गैस समीकरण के घनत्व समीकरण का रूप है। इसका है घनत्व समीकरण का रूप है, कोई दिक्कत। यानी घनत्व समीकरण के रूप में अगर आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला चाहिए तो ऐसी स्थिति में होगा पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। लेकिन आर क्या है, आर जो है वह है गैसीय अवस्था समीकरण का स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक, गैस स्थिरांक। तो गैस स्थिरांक का मान एसआई पद्धति में कितना होता है, तो ये होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन। एसआई पद्धति में आर का मान लिखेंगे, नोट आर का मान एसआई पद्धति में अभी कितना बताएं, एसआई पद्धति में कितना होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन। 8.314 जूल प्रति केल्विन होता है। लेकिन यही दाब के पद में क्या होता है, दाब के पद में इसका जो मान होता है, दाब के पद में आर बराबर होता है 0.0821 एटीएम प्रति मोल प्रति केल्विन। 0.821 एटीएम प्रति मोल और प्रति केल्विन होता है। ये इसका गैसीय स्थिरांक का मान होता है। गैसीय स्थिरांक का मान क्या मिला, तो गैसीय स्थिरांक का मान हमें मिला एसआई पद्धति में, इसका मान मिला 8.314 जूल प्रति केल्विन, और दाब के पद में आर का मान मिला 0.821 एटीएम प्रति मोल और प्रति केल्विन। ये हुआ आर का मान। और इस तरीके से गैसीय अवस्था समीकरण में जितना भी पद बाकी था वो सब हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, तो इसके बाद पढ़ना है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अगला टॉपिक क्या है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। लेकिन इससे पहले गैसीय अवस्था समीकरण में जो भी हम पढ़े अब उसमें कुछ भी शेष बाकी नहीं है। अब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के बारे में कैसे पढ़ेंगे। डाल्टन के गैसीय आंशिक दाब का नियम क्या है, तो अगर कोई भी बर्तन है, कोई भी बंद बर्तन है और उसमें अक्रिय गैसें मतलब कुछ ऐसी गैसें जो आपस में संक्रिया नहीं करती हैं, परस्पर आपस में वो अभिक्रिया नहीं करती हैं, परस्पर आपस में वो कभी संक्रिया नहीं करती हैं, चाहे उन्हें कितना भी क्या कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी अगर परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों को एक बंद बर्तन में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह एक समान बल लगाती है। एक समान बल लगाती है मतलब कि जब कभी भी उस बंद बर्तन से वो रिलीज होंगी तो रिलीज होने के दौरान वो समान दाब लगा करके, समान दाब आरोपित करके उस बर्तन से बाहर जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कि ये एक गैसीय सिलेंडर है और इस गैसीय सिलेंडर में क्या भर दिया गया, तो अलग अलग प्रकार की गैसें भर दी गई। तो अलग अलग प्रकार की गैसें भर दी गई, इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग प्रकार की गैसें भर दी गई मतलब इसमें जो है ये लाल रंग जो है वो अलग गैस का कण है
समझ में आ रहा है ना। लाल रंग क्या है, अलग गैस का कण है, तो इसी में पीला रंग जो है वो एक अलग गैस का कण है। इससे पता चल रहा है कि नहीं अलग अलग गैसीय कण है। समझ में आ रहा है ना जी, समझने में कोई दिक्कत। लाल रंग एक अलग गैस हो गया और पीला रंग क्या हो गया, एक अलग गैस हो गया, ठीक है। अब मान लो कि इसी में जो है वो एक और रंग आ गया ये, और ये कोई एक अलग गैस है, इसका भी कण इसमें क्या है, मौजूद है। तो ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, इनके कण ज्यों के त्यों मौजूद है कि नहीं है। अब मान लिया जाए कि इसमें 3 गैसें हैं, कितनी गैसें हैं, 3। तो एक जो पहली गैस है उसका कण लाल है, दूसरा जो है उसका कण क्या है, पीला है, और तीसरा जो है उसका हाँ बैंगनी के रूप में है। एक और मान लो तो एक और जो है वो ऑरेंज कलर का है। 4 गैसेज हो गई, हुई कि नहीं हुई। आप लोग क्या कीजिएगा कि कण का आकार बदल दीजिएगा, जैसे ये दिखाइएगा तो इतना बड़ा दिखा दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। और एक दूसरा दिखाइएगा तो ऐसी स्थिति में उसका आकार इससे थोड़ा सा और बड़ा दिखा दीजिएगा, पता चलेगा कि अलग अलग कण है। समझ में आ रहा है ना, पीला वाला अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग कणों का जो है वो चयन किया गया। अब ये देखा जाए कि ये जो कण है वो बर्तन की दीवार पर कितना बल लगाते हैं। तो जो मान लिया जाए कि जो लाल रंग वाला है वो क्या है, तो लाल रंग वाला जो है वो ए प्रकार का गैस है, और ये पीला वाला जो है वो बी प्रकार है, ये जो है वो क्या है, सी प्रकार का है, और इसके बाद और अगर कोई अन्य है तो वो क्या है, डी है। ये देखा जाए ऑरेंज, तो ये कितना है, डी। तो ए बी सी डी प्रकार की गैसें जो है वो इस बंद बर्तन में बंद है। तो ये जो बंद बर्तन में बंद है ए बी सी डी प्रकार की गैसें, तो ये बर्तन की दीवार पर कितना बल लगा रही हैं। तो बल लगाने के सेंस में अगर देखा जाए तो दाब ही लगाएंगी ना, गैस है, बल दाब क्या करेंगी, दाब लगाएंगी। तो इस बर्तन की दीवार पर कितना दाब लगाएंगी। अब देखा जाए दाब लगाने का मतलब क्या, ये इस बर्तन की दीवार से अलग नहीं होंगी, बाहर नहीं जा पाएंगी। जा पाएंगी, बोला जाए सिलेंडर के अंदर बंद है तो जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी। ये केवल क्या करेंगी, ये केवल और केवल दाब आरोपित करेंगी। क्या करेंगी, दाब आरोपित। ये बर्तन की दीवार पर क्या लगा रही हैं, दाब लगा रही है। लगा रही है कि नहीं लगा रही है, और एक ही दिशा से लगा रही है कि हर दिशा से, हर दिशा से केवल और केवल बर्तन की दीवार पर क्या लगा रही है, बल लगा रही है। तो बल लगाने के पश्चात कोई परिणाम निकल रहा है क्या, ये इस बर्तन के दीवार को डैमेज करके क्या बाहर चली जा रही हैं, नहीं चली जा रही हैं, सब इसी के अंदर बंद है कि नहीं है। तो अब एक चीज़ ये बताओ कि अगर ये बंद बर्तन के अंदर सारी गैसेस बंद है तो इस स्थिति में ये बाहर नहीं जा रही हैं, ये आप कह रहे हो। तो आखिर ये दाब कितना लगा रही हैं। तो आप तो सामान्य नियम बताओगे ना कि भाई करना क्या है सर, यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रकार की गैसें हैं तो सभी गैसें बल लगाएंगी। अगर ए प्रकार का गैस है तो वो ए प्रकार का बल लगाएगी, बी वाला बी प्रकार का, सी वाला सी प्रकार का, डी वाला डी प्रकार का। अब यहाँ पर दाब के सेंस में बात करते हैं। बल का मतलब क्या है, दाब, क्योंकि गैसीय कण जब बल आरोपित करते हैं तो दाब ही लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कुल दाब बराबर हो जाएगा पी ए जोड़ पी बी जोड़ पी सी और जोड़ पी डी। समझ में आया, कुल दाब कितना हो जाएगा, पी ए जोड़ पी बी जोड़ पी सी और जोड़ पी डी। अब इस प्रकार से एक नियम ये निकलता है कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसेस को जब कभी भी अगर किसी बंद बर्तन में क्या कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है, तो उसका कुल दाब अवयवी गैसों के दाब के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है, तो परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसेस को जब बंद बर्तन में मिश्रित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस बंद बर्तन में उपस्थित अवयवी गैसों के कुल दाब के योगफल के मान के बराबर, अवयवी गैसों के दाब के योगफल के मान के बराबर कुल गैस का दाब होता है। यही जो है वह किसका नियम है, तो यही नियम जो है वह डाल्टन का नियम है, और इस टॉपिक का नाम है डाल्टन के आंशिक दाब का गैसीय नियम या आंशिक दाब का नियम। टॉपिक का नाम क्या है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम या गैसीय दाब का नियम, गैसीय दाब का नियम। तो डाल्टन के आंशिक दाब या गैसीय दाब के नियम में हमें क्या मिला, तो डाल्टन के आंशिक दाब या गैसीय दाब के नियम में हमने देखा कि अगर परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसेस को क्या कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए। यही ना जी, यही ना है। क्या लिखेंगे कि यदि, या लिखते हैं
कि डाल्टन के आंशिक दाब या डाल्टन के गैसीय दाब के नियम का कथन कुछ इस प्रकार है। डाल्टन के अभी जो बताया है वही लिखेंगे। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का कथन कुछ इस प्रकार है। तो कैसे है ये? तो इसमें हमने देखा कि जो भी गैसीय कण है वो परस्पर मिश्रित किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। तो कथन जो है वो हम लिखेंगे कि यदि परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों को एक बंद बर्तन में क्या कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए। मिश्रित करने का मतलब एक ए टाइप का गैस डाल दिए, एक बी टाइप का डाल दिए, एक सी टाइप का डाल दिए और एक डी टाइप का डाल दिए। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में जो कुल दाब होगा वह अवयवी गैसों के दाब के योगफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसेस को परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों को जब बंद बर्तन में क्या कर दिया जाता है? मिश्रित कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में उस बंद बर्तन के अंदर गैसों के द्वारा दाब आरोपित किया जाता है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में बंद बर्तन की दीवारों पर लगने वाले कुल दाब का मान मिश्रित गैसों के या अवयवी गैसों के कुल दाब के योगफल के मान के बराबर होता है। तो लिखेंगे इस स्थिति में बंद बर्तन की दीवारों पर लगने वाला कुल दाब मिश्रित गैसों के दाब के योगफल के क्या होता है? योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग इस कथन को गणितीय प्रारूप दें तो गणितीय प्रारूप में क्या होगा? यदि मान लिया जाए कि किसी बंद बर्तन के अंदर क्या किया गया है तो ए बी सी डी प्रकार की गैसों को मिश्रित किया गया है जो परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसें हैं। तो इस स्थिति में बर्तन की दीवार पर लगने वाला कुल दाब कितना हो जाएगा? PA जोड़ PB जोड़ PC जोड़ PD। ये याद हो जाना चाहिए क्लास में ही। अभी सुन रहे हो इतना देर से, एक ही चीज़ कई बार बताए और साथ ही साथ वीडियो में भी रिकॉर्डेड है। जा करके वीडियो भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लिखोगे फिर एक बार वीडियो देख लोगे, एकदम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि यदि नेक्स्ट स्टेप है कि यदि एक बंद बर्तन में परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसें, तो कौन कौन सी गैसें हैं? A B C D गैसें A B C D को क्या किया जाता है? मिश्रित किया जाता है। वो मिश्रित किया जाता है। तो इस स्थिति में यदि गैस A B C D के द्वारा लगाया गया दाब बर्तन की दीवार पर PA PB PC और PD हो, स्थिति में बर्तन की दीवार पर आरोपित दाब क्रमशः क्या होना चाहिए? PA PB PC तथा क्या है? PD है। तो बर्तन की दीवार पर आरोपित कुल दाब निकालेंगे ना जी?
आरोपित कुल दाब। तो कुल दाब किसके नियम से? डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से लिखेंगे, इसलिए आंशिक दाब के नियम से या डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से क्या हो जाएगा? तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हो जाएगा P टोटल बराबर क्या हो जाएगा? P टोटल बराबर PA जोड़ PB जोड़ PC और जोड़ PD। अभी तो मान लो कि D तक गैसों को मिश्रित किया गया है तो केवल D तक जोड़े, अगर अन्य इससे अधिक होता तो जोड़ते कि नहीं जोड़ते? सबको जोड़ देते। और यही जो है वह डाल्टन के आंशिक दाब का क्या है? नियम। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है वह मोल भिन्नांक के रूप में भी इसका मान ज्ञात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है।